हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवश्री वर्मा मैडम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। ठीक है, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म होता है। हम बॉडी में श्वसन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। पहला तो इनटेक ऑफ फ्रेश एयर जो कि ऑक्सीजन होता है और किसके थ्रू लिया जाता है, लंग्स, है ना। लंग्स में अंदर की ओर लिया जाता है जो कि नसल पैसेज से होता हुआ अंदर जाता है, जिसे हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। एंड एलिमिनेशन ऑफ रेस्पायर्ड एयर, है ना, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं लंग्स के थ्रू, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दो मुख्य प्रक्रियाएं जो हैं यहाँ पर लंग्स में होती हैं। अब अगर हम थोरेसिक कैविटी की बात करें तो थोरेसिक कैविटी जो होता है वहाँ पे आपको कौन कौन सी संरचनाएं जो हैं वो दिखाई देती हैं। यहाँ पे हमको दिखता है एयर टाइट प्लूरल कैविटी, है ना। जो लंग्स का कैविटी होता है, बाहरी कवरिंग होता है, उसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है या बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जैसे डॉर्सली स्ट्रक्चर है ना, डॉर्सली और वेंट्रली स्टर्नम से लगा हुआ। तो यहाँ पर जो रिब्स होते हैं, रिब्स दोनों साइड, लंग्स के दोनों साइड में रिब्स पाए जाते हैं। रिब्स मतलब पसलियाँ। ठीक है बच्चों, तो रिब्स जो हैं वो दोनों साइड में पाए जाते हैं। और ये जो रिब्स रहते हैं ये मूवेबल रहते हैं, आर्टिकुलेटेड रहते हैं विद द वर्टिबल कॉलम। मूवेबल रहते हैं मुँह में, लेकिन कॉलम के साथ में डॉर्सली, वर्टिबल कॉलम के साथ में डॉर्सली और स्टर्नम के साथ में वेंट्रली अटैच रहते हैं रिब्स। ठीक है, मतलब हमारी पसलियाँ। ठीक है बच्चों, ये हम मैमल्स में इनकी बात कर रहे हैं, है ना। और जो बास्केट होता है ये पसलियों को लेके बोला जाने वाला है टर्मिनोलॉजी। बास्केट इज क्लोज्ड बिहाइंड बाय अ डोम शेप, है ना। जो रिब्स है वो कैसी दिखाई देती है, हमें डोम शेप दिखाई देती हैं। और एक मस्कुलर शीट से कवर रहती हैं। यहाँ पर डायफ्राम आपको दिखाई देता है। आगे स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी कि डायफ्राम किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके साथ में नीचे अटैच रहता है विथ द वर्टिबल कॉलम, और एक साथ वर्टिबल कॉलम, है ना। तो इस तरह से हम रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को समझते हैं। आगे डायग्राम में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखें दो महत्वपूर्ण मसल्स जो कि रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। इंटरनल इंटरकॉस्टल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, दोनों में इंटरनल और एक्सटर्नल तो सेम ही है, समझ लीजिए। अंदर और बाहर के इंटरकॉस्टल जो है वो कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मसल्स हैं ये सक्सेसिव मैनर में रिब्स में प्रेजेंट रहते हैं। रिब्स मीन्स हमारी पसलियाँ जो कि मैमल्स में पाई जाती हैं। अब ये डायग्राम आपको शो हो रहा है, ये डायग्राम है रैबिट का। रैबिट जो कि मैमल्स है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कोई भी एनिमल जो है, जैसे मैमल्स है तो मैमल्स में हम रैबिट को पढ़ते हैं। अगर हम बीएससी के कोर्स में देखें तो प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैमल्स बोलेंगे तो भी आप आंसर रैबिट रैबिट पढ़ के आए हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैमल्स के बारे में ही पूछ रहा है। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा माइंड में। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये रेस्पिरेशन मैकेनिज़्म का डायग्राम है, जिसमें आपको नॉर्मल पोजीशन दिखाई दे रही है और ब्रीदिंग के समय, इंस्पिरेशन के समय कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखिए, ऊपर में आपको वर्टिब्री दिखाई दे रही है। वर्टिब्री से ही मिलकर के वर्टिबल कॉलम का फॉर्मेशन होता है, और वर्टिब्री से लगी हुई हमारी जो रिब्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। ठीक है, ये रिब्स दिखाई दे रही हैं, और मैंने जैसे आपको बताया था कि इंटरकॉस्टल मसल जो है वो पाई जाती हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो पाई जाती है यहाँ पे, है ना। और ऊपर की और आप ध्यान से देखें तो थोरेसिक कैविटी में लगा हुआ एक भाग स्टर्नम का है, और
दूसरा भाग जो है वो क्या है, नीचे वाला भाग जो है ध्यान से देखिएगा, डायाफ्राम है। यही डायाफ्राम अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जिससे एयर जो है वो अंदर आती है और बाहर जाती है। ठीक है, तो कभी भी ये एग्ज़ाम में आप आंसर लिखते समय याद रखिएगा कि डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। डायग्राम्स में भी नंबर रहते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं तो हम डायग्राम का प्रयोग ज़रूर करें। तो आंसर लिखते समय डायग्राम बनाएं और डायग्राम की लेबलिंग ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और अच्छे से आप अपनी स्टडीज़ करें।